हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के लिए एक और विशेष क्लास सीखेंगे और ये आपकी एक मैराथन क्लास नंबर 2 होगी। इसके पहले एक मैराथन क्लास आपको कराई जा चुकी है, सेकंड मैराथन क्लास है। आप लोगों को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ऑल्दो कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं के कारण कभी कभी आपकी क्लासेस ब्रेक हो जाती हैं। उन समस्याओं पर कार्य किया जा रहा है, कुछ विचार किया जा रहा है और फिर देखते हैं आपकी कंटिन्यूटी को बिल्कुल बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, लगातार वीडियोस अपने फ्रेंड्स में भेजते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एक साइकिल 1800 रुपये में 10% की हानि 1800 रुपये में बेचने पर, एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचा गया, सेल किया गया तो उसकी 10% की हानि हुई है। ठीक, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या? ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। देखिए 1900 रुपये अगर रहा होगा, 10% निकालेंगे तो 190 रुपये, माइनस करेंगे तो 1800 नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। इसको डायरेक्ट आप देख के कर दीजिए। 2000 रुपये है अगर तो 10% इसका 200 होगा, इसमें से 200 माइनस करेंगे 1800 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब हानि हुई है तो 10% निकाल के माइनस। देखिए 10 और 5% आप आराम से निकाल सकते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना भी है तो आप ये बोल सकते हैं कि इस समय ये जो 1800 है, 1800 ये क्या है आपका बोला गया है, ये विक्रय मूल्य है, यानी एसपी, सेल प्राइस, इतने में बेचा गया। और ये जो 1800 रुपए है ये वास्तव में क्या है कि 10% हानि होने के बाद का मूल्य। तो जब भी कोई चीज हानि हो या लाभ हो, ठीक, और उसके बाद का मूल्य दिया हो, तो आप इसको समझिए कि कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर बनाया गया तो ये अपने आप में 100% उसकी कीमत थी। अब इसमें प्रॉफिट ले लिया गया, अगर इस मार्कर को बना के 10% का प्रॉफिट ले लिया गया तो वो 110% की कीमत हो जाएगी जो आपको मिलेगी। मान लीजिए आपका मार्कर बना 20 रुपए में और उसको 10% यानी 22 रुपए में दिया गया, तो आप देख रहे हैं इस समय ये जो कीमत है ये 110% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 को रिप्रेजेंट करता है जितने में वस्तु बनी थी। और अगर हानि हुई है, अगर हानि हो, मान लीजिए यही चीज इधर लाभ का केस हो गया, अब हानि हो अगर, तो मान लेते हैं कि हानि हुई है 10% की, तो अब वो वैल्यू रह जाएगी 90% की ही। वास्तव में वो जो मान रह जाएगा वो 90% का ही मान रह जाएगा। तो 20% में 2 रुपए हटा देंगे तो 18 ही रुपए आएगा। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो 18 रुपए है ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 रुपए 100% को। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, यानी कि कोई भी वस्तु जब बनती है तो वो अपने आप में 100% होती है, उसके बाद उसमें हानि या लाभ जो हो गया तो वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। यानी लाभ के बाद अब कहा जाए तो 10% लाभ के बाद तो वैल्यू 110% हो गई, हानि के बाद तो वैल्यू 90% हो गई। इन बातों को बहुत आसानी से आप लोग बेसिक्स को जाने रहिए। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हानि होने के बाद का मूल्य है, इसका मतलब हानि कितना हुआ, 10% का हुआ है। तो इसका मतलब ये जो कीमत है ये वास्तव में सिर्फ 90% का ही मान है। ये जो 1800 है ये 90% का मान। तो मान लेते हैं वस्तु x की रही होगी, तो हम कह लें कि x का 90% ही जो है वो 1800 है ये इस समय, क्योंकि इसमें 10% हानि हो गई है। तो अब इसी को सॉल्व कर देंगे, x गुणे 90/100 बराबर 1800। ठीक है, ये उधर जाएगा, आप देख रहे हैं तो x बराबर ये 1800 है ही, इसके साथ 100 ये गुणे में चला जाएगा और ये 90 जो है ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में तो बटे में आ जाएगा। अब देखिए एक एक जीरो काट दीजिए, 9 दूनी 18 20, तो ये आप देख रहे हैं साफ साफ 2000 रुपये आपका निकल के आ गया कि कीमत 2000 रही होगी। ऐसे सॉल्व करने से अच्छा है कि ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट अप्रोच किया जाए और सीधे समझ लिया जाए जो ऑप्शन है वहां से भी, क्योंकि 10% ये सब चीजें 10, 5%, 20%, 25%, ये सब काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं और आप लोग जनरल डेली लाइफ में ये सब करते भी रहते हैं। तो ओरल करने की कोशिश करिए ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:1 है। देखिए दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:1 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आप याद रखें कि जब भी वृत्तों में परिधियों का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल, ये किसका अनुपात है, परिधि है ना, परिधियों का अनुपात है, तो आपको उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यदि बताना हो तो बस वर्ग कर दीजिएगा, बस, यानी 3 का वर्ग कर दीजिए और 1 का वर्ग कर दीजिए, यही आंसर हो गया, 9:1 उत्तर। ठीक, उसी क्रम में जो अनुपात दिया है उसका वर्ग कर दीजिए, आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रहे कब, जब परिधियों का अनुपात दिया होगा और क्षेत्रफल पूछा है, या फिर ऐसा कह ले कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, जैसे त्रिज्याएं दी हो, मान लीजिए त्रिज्याओं में अनुपात है 5:2 और कहे क्षेत्रफल में अनुपात बताइए, वृत्त के लिए है ये सारी कंडीशंस, ठीक है।
तो क्षेत्रफल में बस इसका भी वर्ग कर देंगे और आंसर हो जाएगा 25:4। ध्यान रखिए। इसी प्रकार से ये दो चीजें आपने समझी कि अगर परिधि दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हो, तो भी हम उस अनुपात का वर्ग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखें। और यदि त्रिज्याएं दी हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो भी हम वृत्त के अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए वर्ग कर देंगे। अब यदि कभी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, इस बात को ध्यान लीजिए, कभी कभी हो सकता है क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त हो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया हो, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 9:16, तो उसकी त्रिज्या या फिर परिधि, इनमें से कोई भी पूछे इसका अनुपात, तो केवल इसका स्क्वायर रूट आप कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखें, इन सारी बातों को नोट कर लीजिए ध्यान से। ये शॉर्ट में आपको ध्यान रहेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको परिधियां दी हो, क्षेत्रफल पूछा गया हो, तो वर्ग कर दे। अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है यहाँ पर और उससे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, तो भी वर्ग कर दे, स्क्वायर कर दे। अगर क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या या परिधि का अनुपात पूछा गया हो, इनमें से कोई भी, तो स्क्वायर रूट कर दे जो दिया है। जैसे 9 का 3 वर्गमूल होता है और 16 का 4, तो आप देखेंगे यहाँ से आ जाएगा आपका 3:4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपसे प्रश्न इन पर अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको डायरेक्टली आप याद रखें, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके पीछे का लॉजिक भी आप सॉल्व करके देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। मैंने आपको बहुत बार सॉल्व कराया है, आई होप आप उसको बहुत अच्छे से समझते भी हैं। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो ओरली आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में किसी ईयर में पूछा गया है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रहे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला गया 7√4 1, ये कैसी संख्या है। तो 7√4 की बात करें तो 7 और √4 देखिए इस समय लिखा है, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है जो कि 2 होता है, तो ये 7 दूनी 14 आ जाएगा। अगर यही होता 7√3, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकलता, तो ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, याद रखें, है ना। जब भी ऐसी संख्याएं √3, √2, क्योंकि इनका वर्गमूल निकलता नहीं, √5, √7 या √11। ठीक है, अब देखिए कहीं √4 है तो वो रूट में है ही नहीं संख्या, उसका मान तो 2 हो जाएगा। अगर ऐसे √9 है तो इसका मान 3 हो जाएगा, √25 है तो इसका मान 5 हो जाएगा, √16 है तो 4 हो जाएगा। तो इनको तो अब छोड़ दीजिए, तो एक्चुअली रूट में लिखी जरूर है, लेकिन ये रूट के अंदर इनके वर्गमूल निकल जाएंगे, वो वास्तविक संख्या आपके सामने अब एक पूर्णांक के रूप में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये √2, √3, √5, √7, √11 अगर किसी के साथ लिखे तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो इसके साथ कुछ भी हो, 5√2 ऐसे लिखा है तो ये भी अपरिमेय होगा। अगर 2√7 ऐसे लिखा तो ये अपरिमेय होगा। इसमें कुछ जोड़े 2√7 + 3 तो ये भी अपरिमेय ही होगा। कभी ऐसे ऐसे सेगमेंट भी पूछ ले जाते हैं, जैसे 3 + √7, ये कैसा है, अपरिमेय, क्योंकि √7 अपरिमेय, उसमें कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे वो भी अपरिमेय ही होगा। अगर ऐसे कहा जाए कि रूट का 5 - 2 तो ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, अपरिमेय संख्या वो होती है जिनका रूट ना निकल पाए, रूट में हो। लेकिन यहाँ तो √4 का क्या हुआ, 2 आ गया, 7 दूनी 14, और 14 कैसी संख्या, ये आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, 14 एक पूर्णांक है, तो यहाँ बी पार्ट देखिए, अभाज्य तो है नहीं, अपरिमेय है नहीं, 14 परिमेय भी है, अभाज्य नहीं है क्योंकि 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 7 14, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो पूर्णांक आपको दिया गया था इंटीजर, कि ये एक इंटीजर है और इंटीजर आपको दिख रहा है। तो ये आपने क्वेश्चन तो खैर बगैर सॉल्व करे ओरल था, यहाँ पर देख के ही लगाने वाला, लेकिन बाकी आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी कभी बनता है तो हम उसका आंसर कर पाए कि ऐसे में परिमेय अपरिमेय का चुनाव कैसे किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। एक दुकानदार है, उसने 300 रुपए में कोई सामान खरीदा। ठीक है, और यदि अगर उपरिव्यय उसके लागत मूल्य का 20%, उपरिव्यय मतलब अलग से एक्स्ट्रा लागत आ गई, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी उसको घर तक लाए तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया, या कोई मरम्मत कराने का, या अलग से कुछ भी खर्चा आ गया, तो 300 रुपए में खरीदा जरूर, लेकिन अलग से उसको खर्चा कुछ लग गया, और वो खर्चा क्या लगा, उसके लागत मूल्य का 20%। लागत मूल्य 300 था, 300 का 20% तो आप ओरल कर लेंगे। ठीक है, देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 आप जानते हैं कि 1/5 है, इसका 1/5 करेंगे तो 60 आएगा। 300 का 20% आप जानते ही हैं, या आप निकालना चाहें तो आप ऐसे करेंगे तो लेंदी होगा। देखिए इस तरीके से आप अगर करके करते हैं, 2 0 2 0 काटे
60 आए तब भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या फायदा? देखिए 10%, 20%, 25% ये सब चीजें आपको डायरेक्ट निकालना आनी चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, सीधे आप समझते हैं, आप इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 10% कोई चीज है तो आप फटाक से बता सकते हो उसका 1/10वां हिस्सा हो गया। 20% अगर पूछा जाए तो 1/5 होता है ना। अगर 25% अगर कभी पूछा जाए तो 1/4, यानी 1/4 कर दीजिए। जैसे मैं कहूँ 80 का 25% बताइए, चौथाई कर दीजिए, 20 हो गया। ठीक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 100 का 20% बताइए, वो तो 20 ही रहेगा। 100 पर तो कोई चीज़ आराम से वही परसेंट ही हो जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 80 का ही 20% बताना है तो 1/5 तुरंत सोच लिया, 16 पंचे 80, 16 आ गया। तो इस तरीके से आप फटाफट 10%, 5%, 1%, ये सब कैलकुलेशन ओरल करना सीखिए, है ना। 50% कहीं लिखा है तो इसका मतलब 1/2 ही है। तो इन चीज़ों को डायरेक्ट अगर जितना कर पाएंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, कई ऐसे कैलकुलेशन है जिनको डायरेक्ट आप कर लीजिए। अब ये 300 का आप जानते हैं, 300 का कोई 10% कहे तो आप कहेंगे 30, है ना। 20% कहेगा तो 60, ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। 300 का 20% सीधा 60 हुआ, यानी 300 में खरीदा और 60 रुपए और लगाया, तो इस समय उसकी लागत 360 रुपए पहुंच चुकी है। यानी उसने जो चीज खरीदी है ये आपका क्रय मूल्य ही कहलाएगा, सीपी में ही जुड़ेगा। जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं उसको लाने में या किसी मरम्मत में, कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उसके साथ आप उसको ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा देते हैं तो वो भी क्रय मूल्य में ही शामिल होता है। या फिर आप किसी चीज़ की मरम्मत करा रहे, रिपेयरिंग करा रहे, तो वो भी क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है, सीपी में ही जुड़ता है। ठीक है, तो फिर से आते हैं प्रश्न पर। बोला गया एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, अगर ऊपर वे अलग से एक्स्ट्रा खर्चे जो आते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं 20%, तो वो खर्चा समेत हमने देख लिया कि अब वो वस्तु उसको 360 की पड़ी 20% एक्स्ट्रा लागत लगा के। फिर आगे कहा गया कि 30% लाभ कमाने के लिए, आगे बोला गया कि 30% अगर उसको प्रॉफिट लेना हो तो किस कीमत पर उसे बेचे। अब बताइए 360 हमारे सामने है, इसका 30% उसको प्रॉफिट लेना है, तो 30% का मतलब क्या हुआ आप आराम से देख सकते हैं। इसका 10% तो 36 ही होगा। 30% के लिए 3 से और गुणा कर लीजिए, 3 6 18, 3 3 9 1 10, इतना हुआ 30%। देखिए सीधा निकाल लिया हम लोगों ने। इसका 10% सोच लिया, 36 हो गया, और 20% फिर 72 होगा। 3 से ही इसको गुणा कर दीजिए, खत्म, 30% हो जाएगा भाई। 10% 36 आया, 3 से गुणा कर लीजिए। तो ये आप ऐसे डायरेक्ट इन चीज़ों को सोच सकते हैं, नहीं तो आप 360 का अलग से, 360 का 30% ऐसे करके भी आप फाइंड कर लीजिए, आपके ऊपर है जैसा आप करें। ये 108 रुपये आ गया। अगर 360 रुपये में लाभ 108 रुपये है तो कितने का बेचेगा देख लीजिए। तो उसका 108 बढ़ा के देख लीजिए, 8 6 4, 468 रुपये का बेचेगा, जो कि आपको दिया गया है डी पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो कोशिश करिए कि उनको सीधे सरल करने की कोशिश करिए, डायरेक्टली और ओरल करने की कोशिश करिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से हो जाएंगी। 10%, 5%, 20%, नहीं तो कॉन्सेप्ट्स भी अगर चाहिए तो कॉन्सेप्ट्स भी मैंने पढ़ाए हैं। आप लोग जो आपको क्लासेस दी गई हैं प्लेलिस्ट में यूपी टेट की चैप्टर वाइज, उसमें सब कुछ बताया गया है जो जो आपको रिक्वायरमेंट है। अब प्रैक्टिस के दौरान मैं कोशिश करता हूं जहां पर जिसके जितने पॉसिबल तरीके हैं, जो सरलतम तरीके हों, उन पर आपसे बात करने के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग इसको ऐसे ऐसे अप्रोच करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। मतलब मोटरसाइकिल को ट्रेन 1 मिनट में पछाड़ देती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी? मीटर में हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको मालूम है, जब दोनों एक डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे, यानी ट्रेन भी उधर ही जा रही होगी और बाइक भी उधर ही जा रही होगी, तभी ये 1 मिनट लगता है इनको पिछाड़ने में। सेम डायरेक्शन में जब दो चीज़ें गति करती हैं, दो वस्तुएं सेम डायरेक्शन में समान दिशा में गति करें तो उसमें सापेक्ष गति का रूल लगता है। और सापेक्ष गति में आप जानते हैं कि जब वस्तुएं एक ही दिशा में चलें तो उनके चालों का अंतर ले लिया जाता है। क्या किया जाता है? चालों का अंतर ले लिया जाता है स्पीड की जगह। और अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में आए तो चालों का यानी स्पीड्स का क्या किया जाता है? चालों का योगफल ले लिया जाता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समय दूरी वाले चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप देखिए एक ही दिशा में होंगे तभी वो इनको क्रॉस करेंगे। तो एक ही दिशा का मतलब चालों का अंतर डिफरेंस लेना है, बस इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक की चाल है 72,
ट्रेन की और 54 है आपकी मोटरसाइकिल की, तो इनका अंतर ले लीजिए, ये घटा के आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए 72 में से 54 घटा दिया तो 18 किलोमीटर ये सापेक्ष गति आ गई, यानी आपको चाल अब 18 प्रयोग करनी है दोनों को, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक, तो चाल की जगह हमारे पास आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको आप पहले क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 18 से 18 कट जाएगा, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल मिल गई। ठीक है, तो चाल तो आपको 5 मीटर प्रति सेकंड मिल गई। और आगे बोला गया है इसमें और ट्रेन की लंबाई बतानी है। अब मान लेते हैं कि वो ट्रेन की लंबाई क्या रही होगी, x रही होगी, तो ये ट्रेन की लंबाई अगर x है तो अब हम क्या करेंगे, इसी को ट्रेन की लंबाई, अब सोचिए अगर ये ट्रेन है और ये कहीं मोटरसाइकिल है, इसको पार करने में जब ये ट्रेन अपनी पूरी लंबाई इस मोटरसाइकिल से, मान लीजिए ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, अगर अब हम बात करें कि इस मोटरसाइकिल से ट्रेन पूरी अपनी लंबाई को जब बाहर निकाल देगा तभी तो पार करेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सिंपल सी बात है, अगर हमें इसको निकालना है तो दूरी जो है वो ट्रेन अपनी लंबाई को ही जब इस मोटरसाइकिल से आगे निकाल ले जाएगी तभी वो पार करेगी। तो इसका मतलब दूरी ही ट्रेन की लंबाई है, दूरी ही x मानेंगे और यही ट्रेन की लंबाई भी होगी, है ना। तो ये बातें बेसिक्स आपको समझने में टाइम लगता है बस, और कोई बात नहीं, बाकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। तो यानी कि हमें एक तरह से चाल हमारे पास है और दूरी या फिर कह लें कि ट्रेन की लंबाई, ये बात आप समझ चुके हैं। दोनों को हम x मान लेते हैं। समय आपके पास देखिए, समय क्या है, इसने बोला है कि 1 मिनट में पार कर रही है, तो समय 1 मिनट है और मिनट में समय लेना नहीं है आपको। यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया तो इसको भी सेकंड में बनाइए। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछा होता तो समय को घंटे में लेना पड़ता, लेकिन क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में पूछा, ट्रेन की लंबाई को मीटर में बताना है, इसलिए आप क्या करेंगे, समय को सेकंड में लेंगे। अब आपको मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, बस ये सूत्र आपको मालूम है, दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल गुणे समय, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे, क्योंकि हमको बताना है दूरी, तो हम कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, इधर चाल गुणे समय। बस अब देखिए चाल आपकी 5 थी और समय है 60, तो 6 पंचे 30, 300 मीटर उसकी दूरी यानी लंबाई हो गई ट्रेन की। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आपको बस केवल ये सब चीजें लिखनी नहीं है, ये हमें आपको समझाने के लिए कार्य करना पड़ता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आपको तो बस केवल डायरेक्ट सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं सोचना। जैसे ही आपको ये पता लगा, देखिए आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, जैसे ही आपने देखा कि चालों का अंतर ये है, 5/18 से करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगी चाल मिल गया। समय आपके सामने है, तुरंत आपको मालूम है कि 60 सेकंड, तो आप बचा क्या, आपको तुरंत ही दूरी बतानी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, बस। तो 60 इंटू 5 करके आपने 300 ऐसे बता दिया। तो आपको तो बस 1-2 लाइन में ऐसे लिख के कर देना है, जो कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो हमें आपको लिख के समझाना पड़ता है, एक एक चीज को यहां पर एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जितना अभ्यास कार्य करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना तेज कैलकुलेशन होगा और उससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। ध्यान रखें, ट्रिक किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगती है तो किसी अगले क्वेश्चन में वो नहीं लग पाती। और दूसरी बात, ये सब ट्रिक्स ही होती हैं। कहने का मतलब ट्रिक क्या होता है, जो आपका समय बचाए, कम से कम समय में आपका कैलकुलेशन, और जो परफेक्ट हर जगह अप्लाई हो सके। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, ऐसी ट्रिक्स का प्रयोग करें जो बहुत अच्छे से हर जगह अप्लाई होती हो। हर तरीके की कोई भी कैसी भी ट्रिक बता रहा है तो उसको नहीं, बगैर उसके आधार को समझे या उस ट्रिक का रोल समझे बगैर उसको अपनाना उचित नहीं होगा, ठीक है। आप सब ढंग से समझिए। एक क्वेश्चन को एक तरीके से जान लेने के बाद आपका अगर उसमें बदलाव किया जाएगा तो आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए समय बचाएं, कैलकुलेशन कम से कम करें और फास्ट कैलकुलेशन करें। कोशिश करें कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के दौरान सीखा जाए और जितना अपने मस्तिष्क से समय बचाया जा सके उसको आप बचाएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 3/5 पर घात x है और इधर 81/625 है। आप सभी जानते हैं कि इधर 3/5 है और इधर भी ये 81 को हम 3 और इसको 5 में बदल सकते हैं। 3 की घात 4 होता है 81 और 5 की घात 4 भी होता है 625। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार करेंगे तो 625 ही होगा, और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 81 होगा 4 बार में।
आप देख रहे हैं यहाँ भी आधार में वही, यहाँ भी आधार में वही, तो जो घात होगी वो भी बराबर होगी। जब आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर हो जाती है, इसका मतलब x बराबर 4। अब x बराबर 4 तो आपको बताना था x पर घात x, इसका मतलब x का मान 4, 4 पर घात 4, तो इसका मतलब आप जानते ही हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो आपका आएगा 256। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 गुणे 16 256 होता है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये आपको डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा गया 3 घंटियां क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो एक साथ दोबारा कब बजेंगी। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, मैंने बहुत अच्छे से कई बार ये कॉन्सेप्ट समझाया है, डीएलएड की क्लासेस में भी बहुत अच्छे से समझाया है। 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में ऐसी क्लासेस आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 3 घंटियाँ 30, 45, 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमेशा लासा एलसीएम लिया जाता है। ये जो समय है आप देख रहे हैं 30, 45 और 60, इसका आप लासा लेंगे और लासा जो भी आएगा वही समय आप बढ़ा देंगे। बस जितना बजा 1 बजे में उतना ही समय बढ़ा देंगे तो अगली बार उतने ही समय पे बजेंगे। ध्यान रखें कभी भी रोड लाइट्स, सिग्नल की जो लाइटें हैं उसमें किस दिया गया हो कि ये टाइम इतने इतने अंतराल पे वो जलती बुझती हैं, तो फिर वो दोबारा कब बजेंगी, तो भी एलसीएम निकाल के समय बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे जो भी दिया गया होगा। अभी हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये सेकंड्स है, 30, 45, 60 सेकंड, इनका जो एलसीएम आएगा उतना ही सेकंड उसको मिनट में कन्वर्ट करके हम 1 बजे में बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, कुछ भी आपको करना नहीं होता। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अब देखिए बात ये आती है कि समय अब यहाँ कैसे बचाएंगे। एक तरीका तो आपका ये कि इनका आप एलसीएम लेंगे। जब ऐसे नंबर्स मिले 30, 45 और 60 इस तरीके से, तो पहले प्रयास कर लीजिए एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक ये होती है, सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करिए माइंड में, 60। अब देखिए क्या 30 और 45 दोनों इसको काट देते हैं, अगर दोनों काट देंगे तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो देख रहे 30 से तो कट रहा है, 30 दूना 60, लेकिन 45 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम 60 नहीं होगा। अब 60 का डबल आप सोचेंगे 120। अब देखिए 30 और 45 से दोनों से अगर कट जाएगा तो जिस जगह दोनों से कट जाएगा वही आपका एलसीएम होगा। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या को हम 1 से गुणा, पहले वही चेक कर लेंगे, फिर 2 से करके चेक कर लेंगे, फिर 3 से चेक कर लेंगे। ऐसे चेक करने में ही आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है। देखिए 30 चौके 120 होता है, लेकिन 45 में 120 नहीं आता। तो अब 180, 60 का ट्रिपल कर लिया, 180। देखिए 30 से 3 छक 18 और 45 चौके 180, ये कट जाएगा। देखिए आराम से पता चल गया 180, तो इनका लासा भी 180 सेकंड हो गया। आपको लासा निकालना नहीं पड़ा, आपकी प्रक्रिया बच गई, इतना लंबा काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है ये चीज़। तो आपको पता चल गया कि 180 सेकंड, इन तीनों का लासा जो है एलसीएम आया 180 सेकंड। 180 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट का 1 सेकंड, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 60 गुणे 3, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 3 मिनट। 3 मिनट 180 सेकंड को कह सकते हैं। 3 मिनट बढ़ा दीजिए, 1 बजे बजा था तो 1:03 पर, यानी कि डी पार्ट में देखिए दिया गया है यहाँ पर, ये आंसर हो गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए ये मेथड आप ध्यान रखें। एलसीएम होता क्या है ध्यान से समझिए। इसको एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4, 8 और 12 का एलसीएम लेना है। एक और ले लेते हैं 3, 6 और 12। ये देखिए अब यहाँ से चलते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए इस 3 संख्याओं का एलसीएम लेना है, लासा, तो हम सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करेंगे। अब बाकी की संख्याओं से देखेंगे क्या ये कट रहा है, तो 3 चौके 12 कट रहा है, 6 दूनी 12 कट रहा है, तो यही एलसीएम हो गया। यानी इस प्रश्न के लिए एलसीएम 12, इस 3, 6 और 12 का लासा भी 12 ही हो गया। ठीक, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे एलसीएम आपको लेना है। 4, 8, 12, तो 12 को सिलेक्ट किया हमने, देखा 4 से तो कट रहा है लेकिन 8 से 12 नहीं कटता, तो अब 12 का डबल सोच लेंगे माइंड में। 12 दूना 24, 24 के लिए चेक करिए, 4 छंग 24, 8 त्रिक 24 कट गया, बिल्कुल ठीक, एलसीएम आपका 24 हो गया। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। जैसे अब आपका ये हो 3 है और यहाँ से मैं कुछ और बदल के ले लेता हूँ, जैसे 3 है, 8 है और यहाँ पर आपका कुछ भी ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए 9 ले लिया हमने। अब आपको सोचना है। देखिए अब क्या होगा कि मान लीजिए 9 है, तो 9 में 9 तो 3 से कटेगा मगर 8 से नहीं कटेगा। 9 डबल सोचेंगे माइंड में। देखिए सोचने में टाइम नहीं लगेगा, समझाने में भले ही मैं बोल रहा हूँ, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। 9 का डबल 18, इससे आ गया, इससे नहीं आएगा। 27 इससे होगा, इससे नहीं होगा। 36 इससे होगा मगर इससे नहीं होगा। 45 भी इनसे नहीं होगा।
9 पचे 45, 9 छाक 54, 54 इस 54 भी नहीं होगा, इससे तो होगा मगर इससे नहीं होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं 9 अठे 72, 72 जब आएगा तो 72 इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी, इसको तो चेक ही कर रहे हैं, तो 9 का 9 अठे 72 जब आएगा ये आपका दोनों से कट जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाएंगी चीजें, आप समझ जाएंगे। तो कभी कभी इनको चेक करने के लिए भी ये तरीका होता है कि आप ओरली आप ऐसी चीजों को चेक करते रहें और कर पाए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन चलिए और अभ्यास में कर लेते हैं। जैसे हम करते हैं 6 और 6 के साथ ले लेते हैं, चलिए 15, 6, 15 और इधर ले लेते हैं 6, 10 और 15, चलिए ले लेते हैं। अब आपको देखिए इसका लासा बताना है। तो 15 सबसे बड़ी संख्या का चुनाव किया और 6 और 10 से चेक किया, नहीं कटेगा किसी से, तो इसका डबल कर लिया 30, 30 के लिए देखा तो 6 पंचे 30, 10 33, बिल्कुल यही आपका एलसीएम हो गया, लासा हो गया 30। तो ऐसे ही आपको सोचना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, अगर कट गई तो वही लासा, नहीं कटी तो फिर उसका डबल, ट्रिपल, 4 टाइम ऐसे करके देख लीजिए। जिस जगह सारी संख्या उसको काट देंगे उसी जगह वो संख्या ही उनका लासा हो जाएगी। तो ये आपको एक मेथड मैंने समझा दिया एलसीएम निकालने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपके लिए आगे चल के अब ये लाभप्रद होगा, हेल्पफुल रहेगा एलसीएम को फाइंड करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चंस लिखे, इनको सॉल्व करिए। इसमें बोला गया है 8 नंबर में एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 120% का लाभ हो। ठीक है, तो आप ये देखिए इसमें इस प्रश्न की डिमांड ये है कि एक वस्तु के लागत मूल्य में उसको ऐसे कुछ सेट करना है, कुछ परसेंट ऐसे बढ़ाना है, जोड़ना है कि वो 10% छूट भी दे दे और फाइनली वो 20% का प्रॉफिट भी पाले। तो मान लेते हैं कि उस पर जो अंकित मूल्य यानी एमआरपी था या जो उस पर मूल्य लिखा था, मान लेते हैं कि वो 100 रुपये रहा होगा। अगर वो 100 रुपये लिखा था तो जाहिर सी बात है अगर वस्तु का एमआरपी 100 रुपये है तो सिंपल सी बात है कि अब उसने 10% अगर छूट दिया होगा तो मान लीजिए 90 की हो गई होगी वस्तु। भाई 10%, 100 का 10% आप हटाएंगे तो 90 रुपये की बचेगी। लेकिन कहा यह गया है कि इसको फाइनली 20% लाभ भी कमाना है। 20% लाभ कमाने के लिए इसको कितना होना चाहिए? 100 से 120 होना चाहिए। भाई 100 से 120 होगा तभी तो 20% का लाभ होगा। 100 का 10% 10, 20% 20, तो आप देखेंगे 20 रुपये बढ़ाए, यानी इसको यहां तक पहुंचना चाहिए लाभ प्राप्त करने के लिए। जबकि वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है 90%, 90 यानी 100 रुपये उसका अगर एमआरपी था तो उसने 10% डिस्काउंट दिया। अब उसको फाइनली 120 रुपये तक पहुंचना है, तभी उसको ये चीज कवर होगा। बीच का जो गैप है आप यहां देख रहे हैं, ये इसको कवर करना होगा। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी वस्तु अगर उसमें 10% छूट दे तो 10% हमने मान लिया कि माना वस्तु क्या थी, एमआरपी उसका जो है 100 रुपये था, उसने 10% छूट दिया, 90 रुपए की हो गई। लेकिन उसको अब वो क्या करेगा कि उसको कमाना कितना है, उसको कमाना है लाभ 20% का। तो इसका मतलब देखेंगे फिर इसमें कितना गैप है। तो 90 से 120 रुपए के बीच में क्या गैप है, तो 30 की वृद्धि होनी चाहिए, है ना। तो 30 की वृद्धि है, तो अब आप यही वृद्धि का प्रतिशत आपको बताना है। तो इसमें वृद्धि है 30 की और कितने पर, 90 पर और गुणे 100, बस। तो 30 एकम 30 × 90, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%, इतना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, उसने यही बोला है कि फिर उसको कितना बढ़ा के लिखना पड़ेगा। मान लीजिए वस्तु तो 100 रुपए की थी, लेकिन अब उसे अंकित मूल्य में कितना बढ़ाना होगा, अंकित मूल्य पर उस 10% ताकि डिस्काउंट भी दे सके और 20% का लाभ भी कमा सके, तो उसे 33 सही 1/3% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज आपसे पूछी गई थी कि वृद्धि कितनी होनी चाहिए, तो वृद्धि होनी चाहिए 33 सही 1/3% की। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। सी पार्ट ये आपका हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखें, इस तरीके के प्रश्नों को सीधे ऐसे ही आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, जब इस तरीके की प्रकृति के प्रश्न आए तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 52, 65 और 143, 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है। जब भी ऐसे प्रश्न आपने किए हैं अभी तक, तो आपको मालूम है कि आपने बड़ी से बड़ी संख्या देखते ही तुरंत उसका मासा यानी HCF फाइंड किया। आप अगर मासा यानी HCF निकाल दें इनका, इन संख्याओं का अगर हम HCF फाइंड करें यानी मासा निकालें, तो वही आंसर होगा।
ये आप जानते हैं। जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो लासा और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती तो मासा। लेकिन ऐसे प्रश्नों में मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें क्या करें, डायरेक्ट अप्रोच करें, मासा निकालने के बजाय डायरेक्ट अप्रोच करें। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, उसने कहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उससे चेक करना शुरू करिए। पहले मैं 15 को उठाता हूं, चेक करता हूं क्या 15 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। देख लीजिए भाई, यही तो कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को ठीक ठीक विभाजित करे। तो चेक कर लेते हैं कर रहा है या नहीं। तो 15 के पहाड़े में ये सब आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो बड़ी से बड़ी में यही सबसे बड़ी थी, ये हुआ नहीं। अब 13 और 11, देखिए हम भी सबसे बड़े से छोटे में चेक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे इससे छोटा 13 को चेक करिए तो 13 चौके 52 होता है, 13 पच्चे 65 होता है। 13 से इसको देखिए 13 एक कम 13 और 13 एक कम 13 कट गया, यानी कि ये 13 से तीनों संख्या कट गई, आंसर 13 हो गया, ठीक है 13। अब आपको अगर करने का मेथड समझना हो तो मेथड देखिए, इनका HCF आपको निकालना ऐसे आता है कि HCF आप करते तो 52 एक कम 52, फिर यहाँ से 3 बचा और ये 1 बचा, फिर आप 13 से 52 को करते तो 13 चौके 52 ये कटता। अब ये 13 बचा, इसको फिर कंटिन्यू करते इसके लिए 143 के लिए, तो यहाँ देखते 13 एक कम 13 एक बचा, फिर 13 एक कम 13 पूरा कट गया। तो यहाँ जो फाइनल आता है उसको हम मासा यानी HCF कहते हैं और यही संख्या आपका उत्तर होती है। तो ऐसे आपको निकालना पड़ता, लगाना पड़ता, ठीक है। अब आपको जैसे उचित लगे वैसा काम करें। जो भी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आप बेस्ट जो आपको लगे वो तरीका अपनाइए और करते जाइए, ठीक है। आई होप आप इन सभी बातों को बहुत ढंग से सीख और समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है तो सबसे बड़ी संख्या। जब क्रमागत संख्या बतानी हो तो आप x+1 x+3 ऐसे ले सकते हैं। और क्योंकि इनका औसत क्या होता है, इनको जोड़े और जितनी संख्या उससे भाग कर दें। तो इसका मतलब इनको अगर हम जोड़ देते हैं और उसके बाद 3 संख्या थी तो 3 से भाग कर दे, यही औसत होगा। और इसके बारे में कहा क्या गया है कि फिर जो संख्या है पहली संख्या हमने x माना था, पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा, तो x का 1/3 मतलब x/3 और इससे 15 ज्यादा। इसने कहा जो औसत है, ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। इसने देखिए पहले समझ लीजिए फिर सॉल्व करते हैं। औसत का होता क्या, औसत होता है संख्याओं का योग, यानी कि जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का योगफल। ऊपर हम क्या करते हैं, जो आंकड़े दिए हो उन आंकड़ों का योग ले लेते हैं और नीचे आंकड़ों की संख्या ले लेते हैं, आंकड़ों की संख्या लिख लेते हैं जितने हो, तो ये औसत होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसने कहा था कि संख्याएं हमने 3 मान ली क्रमागत संख्याएं, तो इनका योग मतलब x+1 और यहाँ x+2 होगा। लगातार संख्या है क्रमागत तो 3 नहीं होगा, x+1 x+2, ठीक है, ये कर लिया। और इसके बाद इसने क्या कहा था, भाई क्रमागत संख्याओं में 1-1 बढ़ता है ना, अगर 3 4 5 ऐसे है तो 3 में 1 जोड़ा, 4 में 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़े 6, फिर 7, 1-1 बढ़ते जाएंगे तभी क्रमागत संख्या मिलेंगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या जो भी है लगातार संख्या मिलेंगी। तो ये हो गया। और आंकड़ों की संख्या 3 तो बटे में 3 किया। लेकिन औसत के बारे में एक बात बताई गई कि औसत जो है, औसत क्या है, औसत पहली संख्या के 1/3, तो पहली संख्या x थी, इसका 1/3 और इससे 15 ज्यादा यानी +15, ये औसत के बारे में बताया गया। इसलिए ऐसा रखना आपको पड़ा और फिर अब आप सॉल्व करेंगे। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो आप कैलकुलेट करते हैं। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बाद में कैलकुलेशन तो आराम से हो जाता है। तो 15 को हम इधर ही रख लेते हैं, इसको जोड़िए x 2x और 3x, ये हो गया 3x + 2 3 और बटे में ये 3 है ही। और इस x + 3 को हम क्या करते हैं, उधर लेके चले जाते हैं। जो ये आया है इसको सॉल्व करके इसके साथ इधर प्लस में, तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये 15 है ही। और ये आप देख रहे हैं आप 3x + 3 माइनस का x, क्योंकि हर दोनों का बराबर है बटे में 3, ये 3 इसके साथ गुणा होकर 45 हो जाएगा। तो हम इसको 45 कर दें, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब आप बस केवल इसको सरल कर दीजिए, आंसर हो गया। तो देखिए 3x में से 1x गया तो आपका बचा इधर 2x + 3, ये +3 इधर 45 के साथ आएगा, +3 इधर घट जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 करेंगे तो कितना आया, तो आप देख रहे हैं कि 2x बराबर 45 में से 3 गया तो 42, तो x बराबर आपका 21। भाई 42 ये बटे 2 हो जाएगा ना, 42 बटे 2 मतलब 21। तो आप देख रहे हैं x का मान 21 आ गया। अगर x 21 आया है तो जाहिर सी बात है ये अगर 21 है तो x + 1 यानी 22 होगा और x + 3 यानी कि 23 होगा। तीनों संख्याएं आ गई। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा था
जो कि 23 है आंसर। सबसे छोटी 21, फिर 22 और 23। तो आपसे बड़ी पूछा था इसलिए बड़ी संख्या आपने बता दी। आई होप आप इस प्रश्न को भी ढंग से सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया 1850 और 2050 के बीच कितने अधिवर्ष हैं। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। कितने लीप ईयर हैं सन 1850 और अगर हम देखें 2050, इसके बीच में पूछा गया, इसके मध्य यानी बीच में। तो इसमें गैप आप देख रहे हैं 200 का है ना। अगर आप इसको माइनस करें तो 200 आता है। लेकिन इनके बीच में अगर आपको बात करना है, जैसे आपको मैं कहूँ 3 और 7 के बीच में क्या आएगा, आप जानते हैं 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 3 ही संख्या है। जबकि आप 7 में से अगर 3 घटा के निकालते हैं तो 4 आएगा। 7 और 3 का अंतर देखते तो 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ 3 ही संख्याएं आ रही बीच में। मतलब जो अंतर आए इनका और इनका, उसमें एक और कम कर लेना। तो ये इसका और इसका अंतर आप देख रहे हैं 200 है, तो 200 में एक और अपनी तरफ से कम कर लेंगे तो 199। इसका मतलब 199 वर्ष बीच में पड़ेंगे। अब 199 वर्ष बीच में पड़ेंगे तो आपसे ये जानना चाहता है कि वो उसमें अधिवर्ष लीप ईयर कितने होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि लीप ईयर 4-4 वर्ष के अंतर पर आते हैं। तो इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा भाई 4-4 वर्ष के अंतर पर लीप ईयर होते हैं। तो 4 से भाग दे दीजिए, ये आपका अधिवर्ष की संख्या आपको मिल जाएगी। अधिवर्ष यानी लीप ईयर है ना, लीप वर्ष, इसकी संख्या आपको पता चल जाएगी। देखिए 4 चौके 16, 3 बचा, 4 चौके 16, 3 बचा 39, 4 9 36। अब आगे तो 3 कटेगा नहीं, तो ये आपका 49 लीप ईयर आ जाएगा। केवल आपको एक जनरल चेक करना था कितना आएगा, तो 49 आपका लीप ईयर आ जाएगा, बी पार्ट। इसको बस इसी तरीके से आपको चेक करना था, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 11,025 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो। कितने गुणनखंड, फैक्टर्स कितने बनेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इसका रूल मैंने आपको पढ़ाया है संख्या पद्धति में। ये चीजें आप सीख सकते हैं जाकर के चैप्टर वाइज में। यहाँ पर पहले हमें करना होता है, इसके फैक्टर्स करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि लासा विधि से आप करते हैं। जैसे कि देखेंगे 3 से कटेगा, 5 2 7 1 8 1 9, हाँ 3 से ही कटेगा, तो 3 3 9, 2 बचा 20, 3 6 18, भाई 3 3 9, 2 बचा 20, 3 6 18, फिर यहाँ से 2 बचा 22, 3 7 21, 3 5 15, फिर देखेंगे 3 1 कम 3, क्योंकि 3 से कट ही रहा है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, और फिर 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखेंगे 3 से कटेगा तो 2 1 3 2 5 5 10 नहीं कटेगा, तो 5 पीछे तो 5 से तो कटेगा ही, 5 दूनी 10, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 2 बचा 25, ठीक है। फिर 5 से चेक कर लेंगे, तो 5 से 5 चौके 20 और 5 9 45, फिर 7 से 7 7 49, 7 1 कम 7। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं, इन सभी फैक्टर्स को जो ये आए हैं इनको घातों में लिखा जाता है। तो रूल ध्यान रखिएगा, तो घातों में लिखेंगे तो 3 है हमारा 2 बार, तो 3 पर घात 2 गुणे 5 भी 2 बार, 5 पर घात 2 गुणे 7 भी 2 बार, तो 7 पर घात 2। अब क्या होता है, जब आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी होती है तो इसका नियम क्या है, कितने फैक्टर्स होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। जब इसकी संख्या बतानी हो तो नियम ये होता है कि जो इनकी घातें आई हैं इसमें एक एक बढ़ाइए। जैसे इस पे घात है 2, 2 में 1 बढ़ा लीजिए, फिर इसका गुणा, इसकी घात भी 2 ही है तो 1 बढ़ा लेंगे। मान लीजिए 3 होता तो 3 + 1 कर लेते, 5 होता तो 5 + 1 कर लेते। जो घातें हैं ये, इनमें एक एक बढ़ा के गुणा करना है बस, ठीक है। तो अब आप सब जगह 2 ही 2 था तो एक एक बढ़ाया और गुणा कर देंगे। अब ये 3 गुणे 3 गुणे 3 ही होगा, 3 3 9 त्रिक 27। इसका मतलब इसके 27 फैक्टर होंगे, 27 गुणनखंड होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखें, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बतानी हो तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद उनके फैक्टर्स, उनकी घातों को लिख दीजिए और उनको ऐसे बता देंगे। देखिए मान लीजिए मैं ऐसा एक क्वेश्चन दे देता हूँ सीधे सीधे आपको समझने के लिए कि 2 की घात है 3 गुणे 3 की घात है 2 गुणे 5 की घात है 1। अब आपसे कहा जाए कि इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अब आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंडों की संख्या इसी रूप में मान लीजिए आपको दे दिया गया और कहा गया कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो जो घातें हैं, जैसे यहाँ 3 है, इसमें 1 बढ़ाइए, फिर गुणा करिए, इसमें भी 1 बढ़ाइए, और सभी घातों में देखिए 1 बढ़ाया जा रहा है। और अब इनका गुणनफल ही कुल गुणनखंडों की संख्या होगा। कुल गुणनखंडों की संख्या इससे निकलेगी। तो 3 1 4, 2 1 3 और 1 1 2। अब आप देख रहे हैं 4 3 12 2 24, तो इसके 24 फैक्टर्स या 24 गुणनखंड होंगे, ठीक। इस तरीके से गुणनखंडों की संख्या ज्ञात आराम से की जा सकती है। इस रूप में जब भी चीज़ें दी जाए आप इसको ध्यान रखें और इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, ठीक है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और सीख रहे होंगे।
नेक्स्ट 13 नंबर, इसमें x का मान बता रहा है। देखिए जब भी वृत्त में इस प्रकार से कोई बाह्य कोण बने, जब भी कोई भी वृत्त में, ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए फिर हम आपको वहां पर समझाते हैं। ये सब चीजें ऑल्दो मैंने पढ़ाई हैं डीएलएड की क्लासेस में। देखिए यहाँ से मान लेते हैं एक बाहरी एक, ये तो चक्रीय चतुर्भुज था भाई एबीसीडी, क्योंकि इसके चारों बिंदु शीर्ष बिंदु कहाँ है, वृत्त की परिधि पर है, इसलिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की जब एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो एक बाह्य कोण बनेगा, और ये बाह्य कोण हमेशा अपने इन दो भुजाओं के साथ जो यहाँ और यहाँ कोण बन रहा, देखिए इस जगह बाह्य कोण बन रहा है, यहाँ से एक भुजा ये गई है, इसको छोड़ दीजिए, एक भुजा ये गई, इसको छोड़ दीजिए, इसके साथ जो कोण बन रहा है इनको छोड़ दीजिए, तो यहाँ जो कोण बचा, अब ये कोण और ये कोण बराबर होता है। अगर सपोज ये 70 डिग्री होगा तो ये अपने आप 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखें। और ये चीज़ कैसे समझेंगे, अब मान लीजिए अब मैं इस बार क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए कोई भी भुजा ऐसे एक्सटेंड की जाए तो यहाँ का कोण अब इस वाले बिंदु से ये वाली भुजा छोड़ दीजिए, ये वाली छोड़ दीजिए, तो ठीक इसके विपरीत यहाँ पर बन रहा, जो कोण यहाँ बनेगा, सपोज यहाँ 95 बना तो यहाँ भी 95 ही बनेगा। ठीक है, यानी इस नियम को आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और तरीका देख लेते हैं, मतलब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा। मान लीजिए इसको मैं एक्सटेंड करता हूं तो यहाँ 110 अगर बना तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, यहाँ जो कोण बन रहा है इनको छोड़ देंगे तो ठीक सामने यहाँ पर भी 110 ही बनेगा। ये कोण बराबर होते हैं। आई होप अब किसी प्रकार से इसको पूछा जाएगा आप कर पाएंगे। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो देखिए अब हम अप्लाई करते हैं इसमें, यानी कि ये जो 3x है और ये 120 ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो अगर 3x बराबर 120 होगा तो x बराबर 120/3, क्योंकि हमें पूछा गया है x का मान, 3x का नहीं बल्कि x का। तो 3 चौक के 12 कितना आ गया, 40 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका 40 डिग्री मान आ गया, डी पार्ट में 40 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। 30 का 80%, इसने कहा है 30 का 80%। एक चीज बताई है और एक और बात बताई है 25 का 4/5। बस इसमें अंतर क्या है तो हम इसको फाइंड करेंगे। 30 का 80% मतलब 30 गुणे 80/100, ये तो आप जानते हैं, तो 1 1 2 0 कट जाएगा तो 8 3 24 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 25 का 4/5, का की जगह गुणा, लेकिन केवल 4/5। यहाँ देखिए प्रतिशत नहीं था तो बटे 100 नहीं किया गया। जब केवल का लिखा हो या ऑफ लिखा हो, का मतलब होता है ऑफ, तो बस उसकी जगह गुणा कर दें। 5 एकम 5 पचाम 25, तो आप देख रहे हैं 5 चौके 20 ये आ गया और 24 ये, इनके बीच अंतर पूछा है, अंतर 4 का है, साफ साफ दिख रहा है, तो अंतर 4 का होगा, आंसर बी पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते रहते हैं। आप लोग ढंग से इनको ट्राई करिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। चलिए एक दो प्रश्न और कर लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया कि एक बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या होगी। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए और क्षेत्रफल में आपको वृद्धि बतानी हो तो आप केवल एक सूत्र मैंने आपको बताया है कि उसमें आप मान रख दें a + b + ab/100, इसमें मान रखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा कि कितनी वृद्धि होगी। अब क्योंकि इसमें 50% की वृद्धि हुई है, वृद्धि होता है तो प्लस साइन के साथ रखते हैं, कमी होता है तो माइनस साइन के साथ रखते हैं, तो यहाँ पर 50 ही है तो दोनों a और b की जगह 50-50 ही रख दिया जाएगा। अगर आयत होता और लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती, जैसे 30% या 20%, तो यहाँ पर इसको a और इसको b के जगह रख देते, लेकिन इसमें एक ही है, इसमें चेंज दिया गया परसेंट का 50%, तो दोनों का मान 50-50 रखते चले जाइए। ठीक, इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा 50-50 100 हुआ, प्लस ये 50 एकम 50 दूना 50 और 2 से ये 25 आपका कट करके 25, यानी ओवरऑल 125% की वृद्धि आपको देखने को मिल रही। क्षेत्रफल में बी पार्ट 125% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आयतन तक वृद्धि बतानी हो तो एक बार और यही प्रक्रिया इसी सूत्र से कर देंगे तो आयतन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोला गया 9 जून 2011, एक डेट दी गई आपको 9 जून 2011, और यहाँ से इसको बताया गया कि इस दिन मंडे है। ठीक है, और आपको यहाँ से पहुँचना है कितना, 7 दिसंबर 2011। यहाँ कौन सा दिन होगा, तो ठीक है ऐसे प्रश्नों को देखिए, इसमें कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो 9 जून, आप यहाँ तक 9 दिन तो हो गए हैं जून के। देखिए अब आप क्या करेंगे, जून ऐसे दिन पूरे लिख लेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, इनके सभी दिनों को हम लिखेंगे। देखिए जून में 9 दिन निकल चुके हैं और 9 तारीख को मंडे था, तो 9 के बाद अब कितने दिन बचे हैं जून में, तो जून में टोटल होते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो एक्चुअली जून में
30 दिन होते हैं, 9 दिन निकल चुके हैं तो 21 दिन और बचे। जुलाई में 31 दिन होते हैं, आप जानते हैं। अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। लेकिन आपको दिसंबर केवल 7 तारीख तक ही पहुंचना है, तो यहाँ 7 ही दिन तक लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिसंबर को बताना ही है तो आगे जाना ही नहीं होगा, 7 ही तक रुक जाएंगे। अब आप क्या करिए, क्योंकि 7-7 दिन पर यही दिन आता जाएगा, मंडे, सोमवार, हर 7 दिन पर यही आता जाएगा। तो आप क्या करिए, इनको 7 से काटते चले जाइए सभी को बस। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान रखें, 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 3 आएगा, 7 पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ बचेगा नहीं, जीरो पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो बचेगा। यहाँ से आप 7 से काटेंगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो 3 बचेगा। यहाँ भी 7 चौक 28, 3 बचेगा। यहाँ 7 चौक 28, 2 बचेगा। यहाँ 7 चौक 28 के बाद 3 बचेगा। यहाँ भी 2 बचेगा और ये पूरा कट जाएगा। आपके पास केवल ये इतने दिन बचे हैं जो 7 से कटने के बाद। तो इनको देख लीजिए, देखिए 2, 2, 4, 3, 7 दिन ये भी हटा दीजिए, क्योंकि 7 दिन पे वही आ जाएगा जो है, सोमवार ही आ जाएगा, हर 7वें दिन सोमवार ही रिपीट होगा, तो इसलिए 7 हम हटाते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 6 बचा, 3 + 3 यानी 6, तो यानी सोमवार था उसमें 6 दिन बढ़ा दीजिए। सोमवार में 6 दिन बढ़ाएंगे तो आप क्या होगा, सोमवार के बाद आपका क्या हो जाएगा, मंगल, यानी पहले आपको देखिए 6 दिन बढ़ाना है। यहाँ पर मंडे से आप 6 दिन बढ़ाइए, मंडे से ट्यूसडे है ना, एक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आप साफ देख रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा दिन संडे पड़ रहा है, इसका मतलब रविवार होगा। तो सब आपको पता चल गया कि 7 दिसंबर 2011 को क्या होगा, रविवार होगा, सी पार्ट। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब